हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 का 13 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर मैंने डाल दिए। आई होप कि वो आप लोगों ने देखे होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा डाउट्स आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे अपना ग्रुप बना हुआ है एसएससी मैथ्स बाय अर्पित के नाम से ही। उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वहां भी पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपन। पहला क्वेश्चन है अपने पास सिंप्लीफाई। यहाँ पे आप देखिए तीन तरह के साइन आपको दिख रहे हैं। एक तो है प्लस, एक है मल्टीप्लाई और एक है डिवाइड। तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता होती है वो होती है डिवाइड की। उसके बाद किया जाता है मल्टीप्लाई और उसके बाद किया जाता है प्लस। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन डिवाइड करेंगे। लेकिन डिवाइड करने से भी पहले ये यहाँ पे सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को अपन नॉर्मल अपना जो फ्रैक्शन होता है उसमें चेंज करेंगे पी वाई क्यू की फॉर्म में। तो कैसे चेंज किया जाता है, जैसे कि अगर मैं वन बाई थ्री की बात करूं तो वन बाई थ्री कैसे चेंज होगा। ये थ्री जो है इस वन में मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाला वन प्लस हो जाएगा। तो वन मल्टीप्लाई थ्री प्लस वन बाई थ्री ये हो जाएगा। दैट इज कितना आ गया, 4/3। अब ये चीज वैसे सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कोई एक दो जने ऐसे हो जिनको ना पता हो तो वो लोग समझ जाए। जैसे अगर मैं एक और करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे 1/3/4 को अगर अपन को पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करेंगे, ये जो 4 है ये इस वन से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 × 4 और ये जो ऊपर का 3 है ये ऐड होगा। +3 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू आ गया 7/4। इसी तरीके से आप बाकी सबको भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 1/3 तो बन गया 4/3 प्लस साइन, 1 3/4 बन गया 7/4 फिर मल्टीप्लाई साइन। फिर अब ये जो 1 2/3 है ये कैसे बनेगा, 3 × 1 +2। तो 3 × 1 3, 3 + 2 5 और नीचे में 3 तो 5/3। फिर डिवाइड का साइन और ये बनेगा 3 × 2 +1 फिर डिवाइड बाय 2। तो 3 × 2 6, 6 + 1 7। तो ये बन गया 7/2। अब आप यहां पे देखिए सबसे पहले अपन करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड को अपन डायरेक्टली नहीं करते, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं। जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो पीछे वाली चीज है इसका कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो बाकी तो आगे का सेम रह जाएगा, 4/3 + 7/4 मल्टीप्लाई 5/3। अब ये डिवाइड के साइन को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये जो 7/2 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये बन गया 2/7। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो तीन टर्म है ये साथ में चलेंगे। इनमें आप जो करना चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे 7 से 7 अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4/3 अलग रह गया। प्लस ऊपर में केवल 5 बचा, बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है। और नीचे में 2 × 3 दैट इज इक्वल टू आ गया 6। यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले सकते हो। तो एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 का 2 बार में तो 4 दूनी 8 + 5। तो ये बन गया अपने पार्ट 8 + 5 13/6। लेकिन 13/6 कहीं भी आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा, ऑप्शन सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड को अपन ने पीवाईक्यू में तो चेंज कर लिया, लेकिन पीवाईक्यू को मिक्स्ड में कैसे करें। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले इस 13 को 6 से डिवाइड करेंगे। 13 सबसे पहले 6 से 2 बार में जाएगा, 6 दूनी 12। पूरा पूरा तो नहीं जाता तो 2 आप लिख दीजिए। अब कितना बचा आपके पास, 1 रिमाइंडर बच गया, क्योंकि 6 दूनी 12 चला गया था, एक रिमाइंडर बच गया। तो ये एक को अपन यहां लिखेंगे और नीचे में जो ये नंबर है इसको ऐसे की ऐसे लिख देंगे 2 1/6। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेडर ओव्स ए मर्चेंट 9810 ड्यू इन 1 ईयर, बट द ट्रेडर वांट्स टू सेटल द अकाउंट आफ्टर 6 months इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 9% पर एनम, हाउ मच कैश इन रुपीज शुड ही पे। तो यहां पे आप देखिए हो क्या रहा है, एक ट्रेडर है जो मर्चेंट को 9810 रुपए देगा 1 साल के बाद। मतलब यहां पे प्रिंसिपल के साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट भी आ चुका है। ये जो 9810 है ये प्रिंसिपल प्लस 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उसकी वैल्यू है। बट द ट्रेडर वांट्स टू सेटल द अकाउंट आफ्टर 6 month। लेकिन ट्रेडर जो है वो 6 महीने के बाद ही अपने अकाउंट को सेटल करना चाहता है। तो सिंपल इंटरेस्ट है 9% पर एनम का, उसके हिसाब से उसको 6 महीने बाद कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब ये जो 9810 है इसमें प्रिंसिपल प्लस 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर ट्रेडर 6 महीने के बाद ही अपना अकाउंट सेटल करना चाहता है तो फिर सिंपल इंटरेस्ट भी सिर्फ 6 महीने का ही लगेगा। प्रिंसिपल तो जो है वो रहेगा लेकिन इंटरेस्ट सिर्फ 6 महीने का लगेगा। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये 9810 में से कुछ वैल्यू कम होगी, बिकॉज जो 6 महीने का इंटरेस्ट इसमें लगा हुआ है वो अपना हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं मान लू प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को अपन मान लेते हैं 100%। प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई 100%।
अब एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 9% है, तो जो टोटल वैल्यू होगी एक साल के बाद वो कितनी हो जाएगी, 109%। तो ये जो अपन को वैल्यू दे रखी है 9810, ये पूरी 109% की वैल्यू है। यहां से मैं 1% की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखिए 109 से सीधा सीधा ये सबसे पहले तो 9 बार में कट जाएगा और ये 0, तो 1% की वैल्यू आ गई 90 रुपए। अब बात की जा रही है कि भैया 6 महीने के बाद अकाउंट सेटल करना है, तो सबसे पहले 100% प्रिंसिपल तो देना ही पड़ेगा, साथ में 6 महीनों का इंटरेस्ट। एक साल का इंटरेस्ट अगर 9% है तो 6 महीनों का कितना होगा, एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 महीने का 9%, महीने आधे किए तो इंटरेस्ट भी आधा हो जाएगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट क्या, 9 का आधा, दैट इज 4.5%। तो 6 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा 4.5%, मतलब 104.5%। 1% की वैल्यू अगर 90 रुपए थी तो 104.5% की वैल्यू कितनी होगी, 104.5 मल्टीप्लाई बाय 90, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 104.5 मल्टीप्लाई बाय 1%, और 1% की वैल्यू आ गई 90। तो यहाँ पे ये जीरो से डिसमल हट जाएगा, 9 पंजे 45 की 5, 4 के लिए चला गया, 9 चौके 36 और 4 40 की जीरो, 4 चला गया, 9 एकम 9, तो 9405। मतलब अगर 6 महीने के बाद अकाउंट सेटल करना है तो 9405 रुपए ही चुकाने पड़ेंगे। ये सवाल मेरे से काफी लोगों ने कमेंट पे पूछा था, तो कमेंट में भी मैंने उनका रिप्लाई दे दिया था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो अब मैं ये सिंगल वीडियो डाल दूंगा, तो अगर कोई और को जरूरत हो तो वो अब देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। चलिए सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब तीनों साइड बराबर है। आगे बोला गया है पी क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए रेस्पेक्टिवली। तो जो पी क्यू और आर है वो ए बी बी सी और सी ए इनका मिड पॉइंट है। तो ए बी का मिड पॉइंट हो गया पी, बी सी का हो गया क्यू, और ए सी का हो गया आर। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज 11 सेंटीमीटर, एबीसी की जो साइड लेंथ है वो अपन को दे रखी है 11 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब तीनों 11 11 हो जाएगी। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, तो पीक्यूआर का एरिया अपन से पूछ रहा है, जो ये पीक्यूआर बनेगा इसका एरिया पूछ रहा है। तो देखिए जब कभी भी किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके कोई ट्राइंगल बनाया जाता है तो इसका जो एरिया होता है वो इस पूरे ट्राइंगल के 1/4 के बराबर होता है। जो ये पी क्यू आर होगा इसका जो एरिया होगा इस पूरे ट्राइंगल का 1/4 होगा। ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये हमेशा फिक्स होता है जब जब भी मिड पॉइंट को मिला के ट्राइंगल बनाया जाता है, तीनों का मिड पॉइंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया बाकी दोनों में कहीं भी डाल दिया, नहीं, तीनों साइड पे मिड पॉइंट से अगर ट्राइंगल बनाया है तो वो फिर जो है बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 होगा। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब कभी भी अपन मिड पॉइंट जोड़ते हैं सामने वाली साइड के, तो वो जैसे ये क्यू आर है तो क्यू आर जो होगा वो ए बी का हाफ होगा, सेम तरीके से पी क्यू जो होगा वो ए सी का हाफ होगा, और जो पी आर होगा वो बी सी का हाफ होगा। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों बराबर होंगे, लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं भी होता, कोई और ट्राइंगल होता, तो उसमें भी सेम तरीके से काम करता। तो अब आप यहाँ पे देखिए ट्राइंगल एबीसी का एरिया अपन आसानी से निकाल सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड है अपने पास 11, तो 11 का स्क्वायर। तो ये अपने 11 का स्क्वायर हो गया 121, √3 और 4 इंटू 4 16। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे अगर आप चाहे तो बिना उसके भी निकाल सकते थे। जैसे अगर मैं बात करूं पी आर, पी क्यू और क्यू आर, तो ये भी अपन को डायरेक्ट मिलेगी। जैसा कि मैंने बोला जो पी क्यू होगा वो ए सी का आधा होगा, क्यू आर जो होगा वो ए बी का आधा होगा, और पी आर बी सी का आधा होगा। तो ये सारी 11/2 हो जाएगी अपने पास, 11/2। तो 11/2 है तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है, तो सेम फॉर्मूला लगा के आप यहां पर भी इस्तेमाल कर सकते थे, बस साइड लेंथ फिर आपको 11/2 डालना पड़ती। द फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 3 सब्जेक्ट इन 4 कॉलेज। देखिए यहाँ पे हमको एक टेबल दे रखी है जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताती है 3 सब्जेक्ट के 4 अलग अलग कॉलेज में, WXYZ। What is the ratio of total number of students studying in the physics to that of studying in mathematics in all 4 college taken together? तो रेशियो बताना है अपन को फिजिक्स का मैथमेटिक्स के साथ चारों कॉलेज में मिला के। तो एक आसान सा सवाल है। सबसे पहले तो जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, चारों कॉलेज में, इनको अपन ऐड कर लेंगे। सेम तरीके से मैथमेटिक्स में भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने चारों कॉलेज में, उनको ऐड कर लेंगे, और फिर उन दोनों का ले लेंगे रेशियो। तो बस ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना। चलो ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट। 0 5 5 5 और 2 7, 7 और 5 12 की 2, एक कैरी चला गया, 9 और 1 10, 10 और 5 15 की 5, एक कैरी चला गया,
तो ये आपके पास हो गया 4 4 8, 8 4 12, 12 और 3 15, 1552 रेशियो। मैथमेटिक्स का अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 और ये 10 तो 16 की 6, एक कैरी चला गया, 5 और 9 14, 14 और 1 15, 15 और 5 20 की 0, 2 कैरी चला गया, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, तो 1552 इस टू 1206। चलिए ठीक है, ये जिससे भी कैंसिल आउट होए, मेरे हिसाब से 2 से ज्यादा कैंसिल आउट नहीं होगा। ये 2 से अगर मैं काटू इसको, 2 का 7 बार में 14, 7 बार में 14 और 6 बार में 12, फिर 2 का 6 बार में 0 और 3 बार में, तो रेशियो आ जाएगा 776:603, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिस्काउंट सीरीज ऑफ 10% एंड 16% ऑन एन इनवॉइस इज द सेम एज ए सिंगल डिस्काउंट हो। तो देखिए, जब कभी भी अपन को सिंगल डिस्काउंट में बदलना हो तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 माइनस x1 x2 डिवाइड बाय 100। तो ये जो है, दो आपके पास डिस्काउंट दे रखे, x1 की वैल्यू 10 हो जाएगी और x2 की वैल्यू 16 हो जाएगी, तो 10 प्लस 16 माइनस 10 इंटू 16 बटा 100, तो 10 प्लस 16 तो हो गया अपने पास 26, और 10 इंटू 16 160, 160 बटा 100 करेंगे तो 1.6, तो 26 में से अगर आप 1 पॉइंट से घटाएंगे तो आ जाएगा 24.4%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10x बाय sec x इक्वल टू हाफ देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए 10x बाय sec x अपन को हाफ के बराबर दे रखा है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये 10 बाय sec है, इसको sin या cos में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं 10x की बात करूं तो 10x होता है sin x बटा cos x, और sec x होता है 1 बटा cos x, दैट इज इक्वल टू हाफ। तो यहां पे आप देख सकते हैं cos x से cos x अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया sin x इक्वल टू हाफ। और sin x हाफ कितने डिग्री पे होता है, तो भैया सीधा है कि sin x जो है वो 30 डिग्री पे हाफ के बराबर हो जाता है, दैट मीन्स x की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। अब यहां पे अपन डायरेक्ट डाल देते हैं, तो sin x हो गया अपना sin 30 और cos x हो गया cos 30, इसका हो गया होल स्क्वायर। sin 30 अपना हाफ के बराबर, यहां तो ये तो पहले से ही है अपने पास, और cos 30 अपना होता है √3/2, इसका हो गया होल स्क्वायर। तो ये अपना बन जाएगा, नीचे में तो 2 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस √3, और इस पूरे का करना है स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस √3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये कैसे खुलेगा, ये खुलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस 3 4 प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू √3 डिवाइड बाय नीचे 2 का स्क्वायर 4, 2 अगर आप यहाँ पे कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट होके ये बन जाएगा 2 प्लस √3/2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। A chord of the larger among two concentric circles is of length 20 cm and it is tangent to the smaller circle। देखिए दो कंसेंट्रिक सर्किल है, एक तो ये बड़ा सर्किल है और इसके अंदर एक और सर्किल है। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, ऐसे सर्किल जिनकी रेडियस अलग होती है लेकिन सेंटर सेम होता है। यहाँ पे बोला गया है कि chord of larger among the two concentric circle is of length 20 cm। तो ये बड़े वाला जो सर्किल है, इसकी जो कोड है उसकी लेंथ अपन को दे दी 20 सेंटीमीटर, और ये छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। टेंजेंट का काम कर रही है मतलब उसको टच करके जाएगी, तो कुछ इस तरीके से इसकी लेंथ अपन को दे दी 20 के बराबर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द एनुलर पोर्शन बिटवीन द टू सर्किल्स। तो एरिया बताना है अपन को, एनुलर पोर्शन, ये जो बीच वाला पोर्शन है, जैसे कि अगर मैं बताना चाहूं तो ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया बताना है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सर्किल का एरिया अपन जानते हैं, बड़े वाले सर्किल के में से अगर छोटे वाले को मैं माइनस कर दूं तो ये बीच वाला एरिया मिल जाएगा। तो बड़ा वाला सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, जहां पे मैं मान लेता हूं ये कैपिटल आर, इसमें से छोटे वाले सर्किल को माइनस करूं, इसका मैं मान लेता हूं स्मॉल आर। तो ये अपन से पूछा जा रहा है, तो यहां पे आप देखिए पाई कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ना तो अपन को कैपिटल आर पता है ना ही स्मॉल आर पता है, तो इसको अपन निकालते हैं। तो देखिए थोड़ा यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, सबसे पहले तो मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं। तो एक बात तो अपन जानते हैं, जब कभी भी सर्किल में टेंजेंट और रेडियस आपस में मिलते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जैसे अगर मैं इसको नेमिंग करना चाहूं OAB, तो ये जो OAB होगा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा।
जहां पे अगर मैं बात करूं ओ ए की, तो ओ ए इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस हो गई जिसको अपन ने कैपिटल आर माना है। ओ बी जो है वो छोटे वाले सर्किल की रेडियस हो गई जिसको अपन ने स्मॉल आर माना है। और अगर मैं ए बी की बात करूं, तो सर्किल में एक प्रॉपर्टी होती है, जब कभी भी अपन सेंटर से किसी भी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। तो ये जो ओबी लेंथ है ये इस पूरी कोड को बाइसेक्ट कर देगी। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये पूरी कोड 20 के बराबर है तो ए बी इसका आधा मतलब 10 के बराबर हो जाएगी। तो अब आप यहां पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाती है अपने पास, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ओ ए है तो है आर, आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी है स्मॉल आर प्लस ए बी है 10 के बराबर, 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू बन गया 100 के बराबर। ये जो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है इसको अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा पाई इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 100 पाई। तो ये जो बीच वाला एरिया है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू वेराइटीज ऑफ टी पाउडर्स वर्थ 250 per kg and 300 per kg are mixed with a third variety of tea powder in the ratio 1:1:2. If the mixture is worth 350 per kg, find the price of third variety tea powder. देखिए दो वेराइटी के टी पाउडर की तो रेट अपन को दे रखी है, एक है 250 पर केजी, एक है 300 पर केजी, लेकिन तीसरे वाले की नहीं दी गई, वही अपन से पूछ रहा है। मैं उसको एक्स मान लेता हूं, एक्स रुपीज पर केजी। अब ये जो है वो 1:1:2 के रेशियो में मिलाया गया है। तो ये जो 1:1:2 है इसको अपन रेशियो हटा देते हैं और मान लेते हैं कि पहला वाला पाउडर 1 किलो है, दूसरा वाला पाउडर भी 1 किलो है और तीसरा वाला पाउडर 2 किलो है। रेशियो मेंटेन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला पाउडर 1 किलो, ये वाला पाउडर भी 1 किलो और ये वाला पाउडर 2 किलो, और इनका जो मिक्सचर है उसकी नेट वर्थ आई 350 पर केजी। तो यहां पे आप देखिए अगर मैं टोटल निकालू तो क्या होगा, 250 इंटू 1, पहला वाला पाउडर 1 ही किलो था, दूसरा वाला भी 1 किलो है तो 300 इंटू 1 300। अब जो तीसरा वाला है वो 2 किलो है, तो इसकी टोटल रेट कितनी हो जाएगी 2x। 1 किलो की रेट एक्स रुपीज पर केजी है और 2 किलो है तो 2 किलो का टोटल अमाउंट कितना हो गया 2x। अब ये टोटल कितना किलो बन गया, तो ये टोटल बन गया 1 + 1 2, 2 + 2 4 केजी बन गया। तो अगर मैं नेट अमाउंट निकालू मिक्सचर का तो वो कितना हो जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल केजी, दैट इज इक्वल टू 350 पर केजी। तो ये जो अपने वैल्यू आएगी ये 350 के बराबर हो जाएगी। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 250 + 300 हो गया 550 प्लस 2x इक्वल टू, ये 4 उधर चल जाएगा, 350 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो 1400 आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 1400 माइनस 550 अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास 850। तो 850 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 425 रुपए पर केजी, ऑप्शन नंबर 4। तो जो तीसरा वाला पाउडर होगा वो 425 रुपए पर केजी में बिकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन ए टेस्ट इनिंग्स। तो यहां पे देखिए एक पाई चार्ट अपन को दे रखा है जो कि बताता है रन स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन अलग अलग इनिंग में, मतलब टेस्ट इनिंग में। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं तो वो वंस वंस मतलब एक एक रन भागा, वो टोटल का 25% है। टूज मतलब दो दो रन भागा तो वो टोटल का 20% है। थ्रीज मतलब 3 रन भागा वो टोटल का 15% है। और चौका लगा तो वो 30% है। और अगर कोई 6 लगा तो वो टोटल का 10% है। इस तरीके से अपन को ये पाई चार्ट दे रखा है। तो देखिए पाई चार्ट के क्वेश्चंस में कुछ होता नहीं है, बस आपको पाई चार्ट को रीड करना आना चाहिए। पाई चार्ट हो, बार ग्राफ हो या टेबल्स हो, इनमें कुछ भी नहीं होता। बहुत आसान से या तो वो परसेंटेज पूछता है या फिर एवरेज पूछता है, बस इतना सा पूछता है। लेकिन मेन चीज होती है कि पाई चार्ट आपको रीड करना आता है या नहीं आता। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द बैट्समैन हैज स्कोर्ड ए टोटल ऑफ 440 रन्स, हाउ मेनी रन्स डिड ही स्कोर बाय हिटिंग फोर्स। तो देखिए बोला जा रहा है कि अगर वो टोटल 440 रन मारता है तो 4 के द्वारा कितने रन उसने मारे होंगे। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं जब कभी भी पाई चार्ट की बात की जाती है तो उसमें टोटल हमेशा 100% होता है। अगर आप चाहे तो इनको ऐड करके भी देख सकते हैं, ये 100% होगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं उसने कितने रन मारे तो उसने 100% रन मारे, जिसका वैल्यू है 440 के बराबर। तो 100% की वैल्यू हो गई 440। अब अपन से पूछ रहा है 4, तो 4 उसने कितने परसेंट मारे थे, 4 उसने 30% मारे थे। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर 100% की वैल्यू 440 है तो अपन से 30% की वैल्यू पूछी जा रही है।
तो यहाँ पे आप 30% की वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले तो मैं इसको 10 से कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो ये 10% की वैल्यू हो गई 44। तो 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 44। 30% मतलब 3 इंटू 10%, तो 10% की वैल्यू 44, तो ये 3 इंटू 44, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 132। तो उसने 4 के द्वारा 132 रन मारे, मतलब इतने चौके मारे कि उनकी टोटल वैल्यू 132 हो गई। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो कितने चौके मारे ये भी निकाल सकते हो, 132 को 4 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा नंबर ऑफ फोर्स कितने, ये भी आपसे पूछा जा सकता था। तो बस क्या करना था, फिर 132 को 4 से डिवाइड करना था, दैट इज उसने 33 4 मारे। Ramesh sells rice at rupees 36 per kg, which he purchased for 30 per kg. Moreover, he gives only 800 grams of rice instead of 1 kg while selling. Find the actual profit percentage of Ramesh. तो देखिए रमेश जो है वो 36 पर केजी में राइस को बेचता है, जो उसने 30 पर केजी में खरीदा। तो जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो पे चलिए। सबसे पहले तो 30 पर केजी उसकी कॉस्ट प्राइस है, तो यहां पे मैं बोल देता हूं, और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 36 पर केजी। आगे बोल रहा है कि 800 ग्राम ऑफ राइस ही देता है 1 केजी की जगह। मतलब जैसे अगर ग्राहक उसके पास गया, ग्राहक ने बोला कि भैया मुझे 1 किलो चावल दे दो, तो ग्राहक को क्या लग रहा है कि असलियत में वो 1 किलो दे रहा है, लेकिन मतलब ग्राहक को ऐसा लग रहा है कि 1 किलो दे रहा है, लेकिन असलियत में हो क्या रहा है, वो 800 ग्राम ही दे रहा है। अब ग्राहक को ये बात पता नहीं चल रही, वो तो 1 किलो समझ के ही ले रहा है। तो जब वो पैसे देगा तो वो पूरे 1 किलो मतलब 1000 ग्राम के ही देगा, लेकिन रमेश असलियत में 800 ग्राम ही दे रहा है, इसलिए जो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ेगी वो सिर्फ 800 ग्राम की ही पड़ेगी। तो यहां पे अपन निकालेंगे कंबाइंड रेशियो। तो ये आप देखिए आमने सामने आप कैंसिल आउट कर सकते हो, और इधर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप चाहो तो 4 से कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 से 2 बार में, नहीं सॉरी, हाँ 4 से 2 बार में, और 4 से 9 बार में, और फिर ये 2 से 5 बार में, और ये 5 का 6 बार में, फिर 3 से 2 बार में, और ये 3 बार में। तो रेशियो आ गया 2:3 का। तो इसका मतलब टोटल जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हुआ वो क्या हुआ, वो 1 रुपए का हुआ, कितने रुपए पे, 2 रुपए पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100%, दैट मीन्स कि एक्चुअल में उसको 50% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे अपन को सिंप्लीफाई करना है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। एक आसान सा सवाल है, अगर आप ऊपर में देखेंगे 25a² माइनस 10ab माइनस 48b², तो इसके मैं फैक्टर्स बना सकता हूं। तो देखिए अब ऑब्वियस है कि अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो उसमें डेन्यूमिनेटर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। डेन्यूमिनेटर अगर ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो नीचे में 5a प्लस 6b है ये कैंसिल आउट हो रहा होगा। कैंसिल आउट जब भी होगा जब ऊपर में 5a प्लस 6b होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका एक फैक्टर तो पक्का है कि 5a प्लस 6b ही बनेगा। अब दूसरा फैक्टर कौन सा बनेगा, तो दूसरा फैक्टर आप सोच सकते हो 5a प्लस 8b से, क्योंकि अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको या तो 5a का होल स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर दिख रहा है, यहां पे अगर आप देखोगे तो 5a का होल स्क्वायर माइनस 8b का होल स्क्वायर दिख रहा है, या फिर 5a माइनस 8b का होल स्क्वायर और 5a प्लस 8b का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो या तो ये चीज 5a प्लस 8b बनी होगी जब जाके मल्टीप्लाई में 5a प्लस 8b का होल स्क्वायर बन गया होगा, या फिर ये चीज 5a माइनस 8b बनी होगी जब जाके आपस में मल्टीप्लाई होकर ये 5a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर बन गए होंगे। तो इतना तो पक्का है कि भैया ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा, ये तो अपन बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ रहा होगा। अब अगर मैं इसको 5a प्लस 8b से मल्टीप्लाई करूं अगर 5a प्लस 6b को, तो देखिए कहीं भी माइनस साइन नहीं आ पाएगा, बिकॉज प्लस प्लस सारे प्लस साइन जाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस साइन है, दैट मीन्स कि ये पक्का 5a माइनस 8b ही रहा होगा। अब अगर अपन चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको खोल के देखूं तो 5a इंटू 5a 25a², ये फिर 5a माइनस 8b हो गया अपने पास 8 इंटू 5 40ab, और 6b इंटू 5a हो गया अपने पास 30ab, और 6 इंटू 8 हो गया अपने पास 42, सॉरी 48 माइनस में 48b²। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बन गया अपने पास 25a² माइनस 10ab माइनस 48b²। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो फैक्टर है वो बन जाएगा अपने पास 5a प्लस 6b मल्टीप्लाई 5a माइनस 8b। तो इस क्वेश्चन को अपन ने ऑप्शन से करा, ऑप्शन से एनालाइज करके। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, इतना सब सोचने की भी जरूरत नहीं है। अपन फैक्टर ऐसे भी बना सकते हैं, फैक्टर बनाना कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं।
लेकिन जब ऑप्शन देखे तो फिर अपन को समझ में आती है कुछ कुछ चीजें कि किस तरीके से काम रहा होगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए 5a प्लस 6b तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बन गया अपने पास 5a प्लस 6b मल्टीप्लाई 5a माइनस 8b डिवाइड में 5a प्लस 6b और इधर में मल्टीप्लाई में 5a प्लस 8b। तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया और ये 5a माइनस 8b इंटू 5a प्लस 8b, तो ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई वाली फॉर्म बन गई। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पे ये डायरेक्ट बन जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 8b का होल स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन बी इक्वल टू 15/17 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos b इंटू sec b माइनस 10b गिवन दैट b बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो यहाँ पे देखिए एक आसान सा सवाल है, साइन भी अपन को दे रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाहूँ तो मान लेता हूँ कि ये वाला बी है। तो साइन होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब जो हाइपोटेनियस होता है वो हमेशा फिक्स होता है, 90 के सामने वाला होगा। लेकिन परपेंडिकुलर जो है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप बी के लिए परपेंडिकुलर की बात करोगे तो वो बी के सामने वाली साइड ये वाली होगी। लेकिन जैसे अगर मैं इसको ए बोलूं और अब मैं बात करूं ए के लिए परपेंडिकुलर की, तो वो ए के सामने वाली साइड ये वाली होगी। तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है। यहाँ पे बी दे रखा है तो बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है 15, तो बी के सामने वाली साइड मतलब ये वाली हो जाएगी 15 और हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है 90 के सामने वाली साइड, दैट इज 17। तो यहाँ पे आप देखिए एक ट्रिपलेट होती है 8 15 17, उससे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बेस होगा वो 8 के बराबर हो जाएगा। अब कोस बी क्या होता है, कोस इक्वल टू होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बी के लिए बेस क्या होगा, बेस वो होता है जिसके साथ एंगल जुड़ा रहता है। तो ये जो बी है वो किसके साथ जुड़ा है, वो 8 वाली साइड के साथ जुड़ा है। तो बी के लिए बेस 8 हो जाएगा। तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस 8 और हाइपोटेनियस 17 मल्टीप्लाई सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। तो अगर कोस 8/17 है तो सेक हो जाएगा 17/8 माइनस 10 की अगर अपन बात करें तो 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बी वाले की बात करी जा रही है तो बी के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड दैट इज 15 और बेस 8। तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर ये आ गया 8/17 मल्टीप्लाई 17 माइनस 15 हो गया 2, 2/8, 8 से 8 कैंसिल आउट दैट इज इक्वल टू 2/17। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन नंबर 3। अपन चाहे तो इसको पहले सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो वो अपन जानते हैं, कोस बी को तो कोस बी रहने देंगे, सेक होता है 1/कोस और 10 होता है साइन बटा कोस। तो यहां पे आप देखिए एलसीएम कोस भी आ जाएगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1 माइनस साइन बी। तो यहां पे अपन डायरेक्ट साइन की वैल्यू भी डाल सकते थे जो अपन को दे रखी थी 1 माइनस 15/17 दैट इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2/17। तो जैसा आप चाहे करना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम सॉल्यूशन हैविंग इंग्रेडिएंट्स ए एंड बी आर स्टोर्ड इन टू डिफरेंट कंटेनर्स। दो डिफरेंट क्वांटिटी है सेम सॉल्यूशन की। यहां पे देखिए इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, सॉल्यूशन सेम है। आगे बोला जा रहा है कि इन दी फर्स्ट कंटेनर देर आर 250 लीटर्स ऑफ ए एंड 441 लीटर्स ऑफ बी। इन दी सेकंड कंटेनर द टोटल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन वाज 1188 लीटर। हाउ मच ऑफ द सॉल्यूशन इन द सेकंड कंटेनर वाज मेड अप ऑफ इंग्रेडिएंट बी। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि दो कंटेनर है, जैसे कि एक कंटेनर ये हो गया अपने पास और एक ये कंटेनर। तो इस कंटेनर में भी ए और बी मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया है और इस कंटेनर में भी ए और बी मिक्स करके सेम सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्यूशन दोनों में सेम है, सॉल्यूशन अलग नहीं है, लेकिन क्वांटिटी अलग है। जैसे कि अगर पहले वाले कंटेनर में मैं बात करूं, पहले वाले कंटेनर में कितना सॉल्यूशन है, तो ए का है 252 लीटर और बी का है 441 लीटर। तो मिला के कितना हो गया, तो मिला के हो गया देखिए 252 प्लस 441 दैट इज 2 और 1 3, 5 और 4 9, 2 और 4 6, तो 693 लीटर। तो पहले वाले कंटेनर में टोटल सॉल्यूशन है 693, लेकिन दूसरे वाले कंटेनर में बोल रहा है कि टोटल सॉल्यूशन है 1188 लीटर। तो दोनों में क्वांटिटी अलग है लेकिन सॉल्यूशन सेम है। सॉल्यूशन सेम होने का मतलब यह है कि ए और बी का जो रेशियो पहले वाले कंटेनर में रहेगा सेम रेशियो दूसरे वाले कंटेनर में भी रहेगा। अगर आपने रेशियो बदल दिया तो फिर वो सॉल्यूशन सेम नहीं होगा, फिर वो सॉल्यूशन कुछ और हो जाएगा। जैसे कि अगर आप बात करें, जैसे कोई भी अपन इक्वेशन ले केमिस्ट्री की, यहाँ पे हो सकता है केमिस्ट्री वाले बच्चे नहीं होंगे, बहुत कम होंगे,
लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए जैसे बताऊं, जैसे एक नॉर्मल सी इक्वेशन अपन बचपन में पढ़ते हैं, NaOH प्लस HCl मिला के बन जाता है NaCl, और यहाँ पे वाटर अलग निकल जाता है H2। तो अब जैसे मैं बात करूं कि भैया एक कंटेनर है जिसमें NaOH प्लस HCl है और मिला के बना NaCl। अब यहाँ पे मैंने दूसरे वाले कंटेनर में क्या करा, NaOH के तो दो पार्ट ले लिए लेकिन HCl का एक ही पार्ट रखा। तो क्या अब ये NaCl बन पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन बैलेंस करना चाहूंगा तो देखिए Na जो है सोडियम, उसके दो पार्टिकल्स हो गए, लेकिन यहाँ पे Na के वन ही पार्टिकल है, तो ये इक्वेशन ही बैलेंस नहीं है, तो ये बन ही नहीं पाएगा कभी भी। तो इसके लिए अब अपन को क्या करना पड़ेगा, HCl के भी दो पार्ट लेने पड़ेंगे। अब जब आप HCl के भी दो पार्ट लोगे तो फिर NaCl के भी दो पार्ट बन जाएंगे और H2O के भी दो पार्ट निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस है। तो अब आप देखिए, पहले केवल NaCl वन पार्ट बन रहा था, लेकिन अब दो पार्ट NaCl बन रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो जो टोटल क्वांटिटी है वो अलग अलग हो गई, पहले 1 NaCl था, अब 2 NaCl है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेशियो सेम है, पहले भी NaOH और HCl 1:1 के रेशियो में था, अब भी 1:1 के रेशियो में ही है। 2 और 2 को अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1:1 का रेशियो ही आएगा। तो अगर आपको सॉल्यूशन सेम रखना होता है तो इस बात का ध्यान रखें कि जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। भले क्वांटिटी आप कम ज्यादा करें कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कम सॉल्यूशन बनाना है तो दोनों का कम कम रख लीजिए, लेकिन रेशियो सेम रखें। और अगर ज्यादा सॉल्यूशन बनाना है तो दोनों को बढ़ा दीजिए, जैसे यहाँ पे अपन ने दोनों को 2 यूनिट्स कर दिया, तो उससे अपना क्वांटिटी बढ़ गया लेकिन रेशियो वही रहा। तो सेम तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ए और बी का जो रेशियो पहले में रहेगा वही सेकंड में रहेगा। तो अपन से इंग्रेडिएंट बी पूछ रहा है सेकंड कंटेनर में, तो मैं निकाल लेता हूँ कि पहले वाले में किस रेशियो में था। तो पहले वाले में जो है वो 252:441 के रेशियो में था। सबसे पहले 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 8 72, ये 9 का 4 बार में 36 और 9 9 जो 81, फिर ये 7 से 4 बार में और 7 से 7 बार में। तो 4:7 का रेशियो है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो 1188 होगा ये 4 + 7 11 की वैल्यू होगी। तो 11 की वैल्यू हो गई 1188। अपन से इंग्रेडिएंट बी पूछ रहा है जो कि 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 से यहाँ पे आप काट दीजिए, 108 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू 108, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 × 108, 7 8 56 की 6, 5 कैरी चला गया, 7 × 1 7, तो 756 लीटर। दैट मीन्स कि जो सेकंड वाला कंटेनर होगा उसमें इंग्रेडिएंट बी जो है वो 756 लीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डू द गिवन इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन अपन को चाहिए। तो जैसे यहाँ पे अपन जनरल इक्वेशंस ले तो वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। तो ये हो गई जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस दो लाइन की। तो नो सॉल्यूशन वाला केस कौन सा होता है, ऐसा केस जिसमें दोनों लाइनें बिल्कुल भी मीट ना करें। तो दोनों लाइनें कब मीट नहीं करेगी, जब वो पैरेलल चलेगी। पैरेलल वाला जो केस होता है उसमें लाइनें हमेशा साथ चलती है लेकिन कभी भी मीट नहीं करती। तो पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है कि x और y का जो रेशियो है वो आपके पास बराबर रहना चाहिए, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है उसका रेशियो अलग हो जाना चाहिए। दैट मीन्स कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। अगर ये c1/c2 के बराबर हो गई, मतलब ये तीनों रेशियो बराबर हो गए, तो फिर उस केस में दोनों लाइनें सेम हो जाएगी, जिनको अपन कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं। मतलब ऐसी लाइन जो एक दूसरे के ऊपर चलती है, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देती है। तो अगर ये तीनों बराबर हो जाएगी तो फिर वो लाइन क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन। तो अपन को कोइंसिडेंट पे नहीं चलना, अपन को पैरेलल पे चलना है। इस वजह से ये जो कांस्टेंट टर्म का रेशियो है इसको नॉट इक्वल करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अगर कंपेयर करूं, जैसे इसका x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये अपने पास बन गया 1/1 - a। यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 1 - a। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं b1 की बात करूं तो y का कोफिशिएंट दैट इज क्या है -a, हमेशा उसका साइन के साथ चलेगा। अगर प्लस साइन है जब तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन अगर माइनस साइन है तो फिर आपको साइन भी लेके चलना पड़ेगा, दैट इज -a डिवाइड बाय b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 के बराबर। दिस इज नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए c1 क्या है, c1 है 2 - a और c2 क्या है, c2 है a + b। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो अपन को a और b की वैल्यू बतानी है। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो ये दोनों इक्वेशन, मतलब ये दोनों जो है पहले और फर्स्ट और सेकंड, इसको इक्वल करके अपन a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू निकालने के लिए या तो आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो a की दो वैल्यू दिखा रहा है,
या तो -3 होगी या 3 होगी, इन दोनों में से ही कोई एक होगी। तो अपन चाहे तो ऑप्शन भी डाल के देख सकते हैं, बिना मतलब में क्वाड्रेटिक बनाने से क्या फायदा। चलिए एक बार देख लेते हैं, -3 देख लेते हैं सबसे पहले। तो अगर यहाँ पे जैसे अगर अपन -3 डालें तो ये बनेगा 1/1 माइनस ऑफ -3, दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू -3/6। तो 1 माइनस ऑफ -3 तो ये बन गया 1 + 3 4, तो यहाँ तो बन गया 1/4। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3/6 मतलब 1/2, तो -3 तो नहीं हो सकता। तो पहला और सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 + 3 4 है, लेकिन यहाँ पे 3/6 मतलब 1/2 है। तो 1/4 कभी भी 1/2 के तो बराबर होगा नहीं। इसका मतलब पक्का है कि ए की वैल्यू तो 3 ही रहेगी। तो ए की वैल्यू अपन को मिल चुकी है। तो अब अगर मैं ये सेकंड और थर्ड को आपस में नॉट इक्वल करूं तो यहाँ से मुझे बी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैं ए की वैल्यू सेकंड और थर्ड में 3 डाल देता हूं। तो -3/6 इज नॉट इक्वल टू 2 - 3 डिवाइड बाय 3 + बी। जहां जहां भी ए है वहां सब जगह मैंने 3 डाल दिया। तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, माइनस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस टाइम्स 3 + बी इज नॉट इक्वल टू 2 टाइम्स 2 - 3 मतलब -1। तो अब देखिए माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड। तो ये बन गया 3 + बी इज नॉट इक्वल टू 2। तो बी इज नॉट इक्वल टू 2 और ये 3 उधर जाएगा तो -3। तो आ जाएगा बी इज नॉट इक्वल टू -1। तो बी जो है वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। बी -1 के जगह आप कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब में नो सॉल्यूशन देगा। लेकिन अगर बी को आपने -1 कर दिया तो फिर वो नो सॉल्यूशन नहीं रहेगा, वो आपका कुछ और हो जाएगा, कुछ और मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा एक तरीके से। मतलब ये तीनों लाइन, ये दोनों लाइन कैसी लाइन हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी फॉर बी इक्वल टू -1। लेकिन -1 के अलावा मैं कुछ भी डालूं तो ये दोनों लाइनें हमेशा पैरेलल लाइन रहेगी। दैट मीन्स कभी भी सॉल्यूशन नहीं देगी। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 8 सेंटीमीटर। एक रेडियस है, मतलब एक सर्किल है, उसकी रेडियस अपन को दे रखी है। चलिए एक सर्किल बना लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्किल फ्रॉम द सेंटर इज 17। तो एक पॉइंट है जो सर्किल के बाहर है और इसकी सेंटर से दूरी अपन को दे दी 17 सेंटीमीटर के बराबर। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट टू द सर्किल। तो ये जो आउटसाइड का पॉइंट है, इससे टेंजेंट अपन बनाएंगे सर्किल पे, उसकी लेंथ अपन से पूछ रहा है। तो देखिए एक आसान सा सवाल है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये तो अपना है सेंटर, नाम दे देते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरूरत नहीं है वैसे उसकी। अब अपन जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो हमेशा टेंजेंट के साथ उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है। तो ये एंगल 90 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि भैया यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगी। रेडियस अपन को 8 के बराबर दे दी, तो ये कितना हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे आप देखिए 8, 15 और 17 ये ट्रिपलेट होता है। तो डायरेक्ट उससे अपन कह सकते हैं कि ए बी जो है वो 15 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ऑप्शन नंबर 1। Which digit should come in the place of x and y respectively if the number इतना is divisible by both 8 and 5। तो नंबर क्या है, 62684xy। ये एक नंबर है, ये 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो xy की वैल्यू अपन को बतानी है। तो देखिए एक आसान सा सवाल है, अपन चाहे तो ऑप्शन से यहाँ पे चल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 8 और 5 इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 5 की अगर अपन बात करें तो 5 ये बोलता है कि भैया यूनिट डिजिट या तो 0 रख दो या 5 रख दो, दोनों में से कोई एक रखनी पड़ेगी। लेकिन साथ में 8 बोलता है कि यूनिट डिजिट जो है इवन होनी चाहिए। तो अगर मैं यूनिट डिजिट को 5 रखूं तो क्या 5 इवन नंबर होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। तो अगर मैंने 5 रख दिया तो फिर 8 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो ही नहीं होगा। इसका मतलब मैं 5 नहीं रख सकता, मुझे यूनिट डिजिट को 0 ही रखना पड़ेगा, बिकॉज 0 अपना इवन नंबर होता है, जिससे 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें y की वैल्यू अपन को 5 दे रखी है। बाकी 3 ऑप्शन बचे, इन्हीं में से कोई अपना आंसर होगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू तो पक्का है कि 0 होगी। x की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो रही है तो पूरा नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट अपनी क्या बनी, वो बनी 4xy, जहां पे y की वैल्यू अपन को 0 मिल चुकी है, दैट इज 4x0। तो अब यहाँ पे मेरे को 8 से इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं ऑप्शन डाल के चेक कर लेता हूँ, जो भी ऑप्शन मैच होगा। तो यहाँ पे अपन जैसे अगर देखें तो 5 तो नहीं हो पाएगा, 850 सॉरी 450 बन जाएगा। तो यहाँ पे 4 वाला डल जाएगा, बिकॉज 440 जो होता है वो 8 से डिवाइड हो जाता है। 8 का 5 बार में 40, फिर 5 बार में 40। तो 8 का जो है 55 बार में 440 होता है। दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। अगर आप 2 डालेंगे तो 2 भी नहीं हो पाएगा और 5 भी नहीं हो पाएगा। P and Q are two fixed point 10 centimeter apart. P और Q
दो फिक्स पॉइंट है जो आपस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। बोला जा रहा है कि आर इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू सच दैट पी आर इक्वल टू 6। तो आर एक पॉइंट है यहां पे मान लेते हैं और पी आर जो है वो 6 के बराबर है। ये पूरा पी क्यू तो 10 के बराबर है। बाय व्हाट परसेंटेज इज द लेंथ ऑफ क्यू आर डिक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ पी आर इज इंक्रीज बाय 5%। तो अभी अगर मैं बात करूं तो क्यू आर की लेंथ कितनी है, तो वो है 10 माइनस 6 4 के बराबर। तो अपन से पूछा जा रहा है कि अगर मैं पी आर की लेंथ को 5% से बढ़ा दूं तो फिर क्यू आर की लेंथ कितनी घट जाएगी। तो देखिए एक आसान सा सवाल है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। अगर मैं बात करूं पी आर की लेंथ अभी 6 सेंटीमीटर है, 5% से मैंने बढ़ाया तो कितनी बढ़ी, 6 पे 5%। 6 का अगर आप 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 का 10% होता है 0.6, तो 5% क्या हो जाएगा उसका आधा, दैट इज 0.3। इसका मतलब पी आर की लेंथ 6 से बढ़ के 6.3 हो जाएगी। तो फिर क्यू आर की लेंथ कितनी रह जाएगी, पी क्यू तो फिक्स है 10 ही रहेगा, वो तो चेंज होने से रहा, तो क्यू आर को घटना पड़ेगा क्योंकि पी आर बढ़ा। तो 10 माइनस 6.3 दैट इज इक्वल टू कितनी रह जाएगी, 3.7। तो क्यू आर की जो लेंथ है वो 3.7 रह जाएगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 4 से घट के 3.7 रह गई। तो कितनी घटी, 4 माइनस 3.7 दैट इज 0.3 घटी, कितने पे, 4 पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो कितने डिक्रीज होगी बस निकाल लो, 4 का 25 बार में और 25 इंटू 0.3 मतलब 7.5। तो 7.5% घटानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 3। ये सवाल भी मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था तो मैंने उसका वही रिप्लाई दे दिया था, लेकिन अगर अभी कोई देख रहा है तो अब मैं इसको डाल दूंगा, तो वीडियो सॉल्यूशन भी वो देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एंड क्यू स्टार्ट रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑन ए सर्कुलर ट्रैक फ्रॉम द सेम पॉइंट। पी और क्यू जो है अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं सेम पॉइंट से। तो यहां से मान लेते हैं कि पी इस डायरेक्शन में भाग रहा है और क्यू इस डायरेक्शन में भाग रहा है। If their speeds are 10 meter per second and 8 meter per second respectively, then after what time will they meet if the length of the track is 1620 मीटर। दोनों की स्पीड अपन को दे रखी है और ये ट्रैक की लेंथ अपन को दे रखी है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे। देखिए एक आसान सा सवाल है, जब कभी भी इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक में अपोजिट डायरेक्शन में भागे या सेम डायरेक्शन में भागे उसके लिए फॉर्मूला पता है। अगर पूछा जा रहा है कि कितनी देर के बाद वो मिलेंगे तो दिस इज इक्वल टू टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो हो जाएगा इस सर्कुलर ट्रैक की लेंथ जो कि है 1620 मीटर। अब स्पीड की अगर मैं बात करूं तो अपोजिट डायरेक्शन में भागने के केस में दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, तो 10 प्लस 8 18 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में भागे होते तो फिर दोनों का डिफरेंस लेना पड़ता, 10 माइनस 8 2 मीटर पर सेकेंड। अपोजिट में भागे तो ऐड हो जाएगा, तो बस यहां से आपको मिल जाएगा टाइम। तो इसको सोल्व कर लीजिए, टाइम जो आएगा वो सेकंड में आ जाएगा क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 से आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। सबसे पहले मैं बात करूं तो 18 से सीधा 9 बार में जा रहा है 162, तो ये आ गया अपने पास 90 सेकेंड। दैट मीन्स कि 90 सेकेंड के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3। ए सर्किल सेंटर इज कनेक्टेड टू इट्स 50 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड बाय परपेंडिकुलर दैट इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। चलिए एक सर्किल बना लेते हैं फिर से। अब बोला जा रहा है कि सर्किल का जो सेंटर है इज कनेक्टेड टू इट्स 50 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड। तो कोड की वैल्यू अपन को दे दी सबसे पहले तो 50 सेंटीमीटर है, बाय परपेंडिकुलर दैट इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो सर्किल का ये जो सेंटर है ये इस कोड से मिल रहा है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जिसकी वैल्यू दे दी 21 सेंटीमीटर। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो है ये 21 सेंटीमीटर के बराबर है और सर्किल की रेडियस पूछ रहा है। तो फिर से एक आसान सा सवाल है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब कभी भी सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो उस कोड को बाइसेक्ट कर देता है। दैट मीन्स ये पूरी कोड बाइसेक्ट होके क्या रह जाएगी, अगर ये पूरी 50 है तो ये आधी रह जाएगी 25। जैसे अगर मैं नेमिंग देना चाहूं तो ये ए भी अपने पास 25 हो जाएगी। अब फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। ओ ए क्या है, ओ ए एक हाइपोटेनियस है, तो मैं बोल सकता हूं अगर मैं इसको आर मानूं तो आर स्क्वायर इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 21 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई ट्रिपलेट तो नहीं है, बिकॉज अगर ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन स्क्वायर रूट में, दैट मीन्स कि कोई भी ट्रिपलेट यहाँ पे नहीं होगा। तो अपन को इसको सोल्व करना पड़ेगा। 21 का स्क्वायर हो गया 441 और 25 का स्क्वायर हो गया 625। तो ऐड करोगे तो कितना आ गया, 5 और 6 4 2 6 और ये 10 1066। तो आर इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट में 1066। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। A pipe can fill an empty tank in 5 minutes and another pipe can empty it in 6 minutes। अब यहाँ पे देखिए दो तरह के पाइप है, एक तो टैंक को भरने का काम कर रहा है और एक टैंक को खाली करने का काम कर रहा है। तो जब कभी भी भरने के पाइप की और खाली करने के पाइप की, दो तरह के पाइप की बात की जाती है, तो फिर एक की एफिशिएंसी को अपन प्लस में रखते हैं और एक को अपन माइनस में रखते हैं, बिकॉज दोनों उल्टे काम कर रहे हैं।
तो फिर उनके साइन भी उल्टे होंगे। तो अगर जैसे भरने की बात की जाती है तो उसको अपन प्लस में रख लेते हैं। तो एक ए पाइप है जो कि 5 मिनट में भर देता है, इसकी एफिशिएंसी को प्लस में रखूंगा, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन दिखा दिया मैंने ताकि मुझे याद रहे। और एक पाइप है बी जिसकी एफिशिएंसी को मैं माइनस में लिखूंगा बिकॉज ये उल्टा काम कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। ये 6 मिनट में भर देता है। अपन से पूछा जा रहा है कि अगर दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए तो पूरा टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो देखिए इस तरीके के सवालों में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो टैंक की टोटल कैपेसिटी कुछ मान लेते हैं। अब कुछ मानने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि इन दोनों को आप ले लो एलसीएम। जब मानने की बात की जाती है तो कुछ भी मान सकते हैं, एलसीएम ही क्यों लिया? एलसीएम इसलिए लिया ताकि एफिशिएंसी निकालने में आसानी हो। मैं अभी आपको बताता हूं वो क्यों किया मैंने। सबसे पहले इनका एलसीएम लो तो 5 और 6 का एलसीएम 30। अब मैं मान लेता हूं कि वो टैंक जो है वो 30 लीटर का है, मैंने ये मान लिया। तो अब देखिए जो ए पाइप है वो 5 मिनट में टैंक को भर देता है। तो अगर मैं बात करूं इसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब 1 मिनट में ये कितना टैंक भरेगा। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 30/5 मतलब 6 लीटर। तो ये हो गई इसकी एफिशिएंसी। अब यहाँ पे मैं 30 की जगह अगर कोई और नंबर मानता तो फिर जब मैं 5 से उसको डिवाइड करता तो वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता। जैसे मैं 30 की जगह अगर यहाँ 32 मान लेता तो 32/5 करने पे वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे अपन ने एलसीएम लिया, ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। अब सेम तरीके से बी पाइप जो है वो 6 मिनट में पूरा खाली कर देता है। तो हर मिनट कितना खाली करता है, 30/6 मतलब 5 लीटर। हर मिनट वो 5 लीटर खाली करता है। यही हो गई इनकी एफिशिएंसी। हर मिनट ये कितना भरेंगे या कितना खाली करेंगे, यही इनकी एफिशिएंसी होती है। अब जैसा अपन ने बोला था कि भैया बी पाइप उल्टा काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी को माइनस साइन से दिखाएंगे। अब बोला जा रहा है कि ये कितनी देर में पूरे टैंक को भर देंगे। तो अगर मैं बात करूं, ए पाइप 1 मिनट में 6 लीटर डालता है और बी पाइप 1 मिनट में 5 लीटर निकाल देता है। तो 1 लीटर में कंबाइंड कितना पानी जाता है, 6 - 5 1 लीटर। हर मिनट 1 लीटर पानी जा रहा है और 30 लीटर का टैंक है तो कितनी देर लगेगी, 1 मिनट में 1 लीटर तो 30 मिनट में 30 लीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। बस आसान सा सवाल है। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द एजेज ऑफ वेरियस चिल्ड्रन, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए गिवन ग्राफ अपन को दे रखा है जो कि ये अलग अलग बच्चों की एज बताता है। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड ऑफ द एज। तो मीन और मोड का डिफरेंस अपन को बताना है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो मीन क्या होता है, मीन होता है एक तरीके से एवरेज। तो यहाँ पे अपन एवरेज निकाल लेंगे। जैसे कि 20 बच्चे जो है 1 साल के हैं, 50 बच्चे 2 साल के हैं, 70 बच्चे 3 साल के हैं, 50 बच्चे 4 साल के हैं, 20 बच्चे 5 साल के हैं। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले तो टोटल एज निकालनी पड़ेगी। टोटल एज कितनी हो जाएगी, 20 बच्चे 1 साल के तो उन सारे बच्चों की एज हो गई 20 साल, 20 इंटू 1। सेम तरीके से 50 बच्चे 2 साल के तो उन सारे बच्चों की एज कितनी हो गई, 50 इंटू 2 100 साल। फिर 70 बच्चे 3 साल के तो उन सब बच्चों की टोटल एज कितनी हो गई, 70 इंटू 3 210 साल। 50 बच्चे 4 साल के तो उन सब की टोटल एज 50 इंटू 4 मतलब 200 साल। और 20 बच्चे 5 साल के तो उन सब की टोटल एज 20 इंटू 5 100 साल। तो ये तो हो गया टोटल डिवाइड बाय। एवरेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, 20 + 50 70, 70 + 70 140, 140 + 70 210। तो टोटल हो गया 210। तो यहाँ पे आप देखिए कर लीजिए 100 और 200 300 और 100 400, 400 और 200 600, 630। तो 630 डिवाइड बाय 210 दैट इज इक्वल टू 3। तो एवरेज आ जाएगा 3 इयर्स। तो मीन तो आ गया 3 के बराबर। अब मोड निकालना है। मोड क्या होता है, मोड वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार आया। तो यहाँ पे कौन सी एज सबसे ज्यादा बार आई, मतलब ऐसी कौन सी एज है जो सबसे ज्यादा बच्चों में, तो वो है थर्ड, 3 साल। 3 साल जो है वो 70 बच्चों में है। तो मैं बोल सकता हूं कि 3 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार आया। तो मोड इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा 3। तो मीन भी 3 मोड भी 3 तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। 3 - 3 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट a + b = 1 देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप देखिए a + b अगर 1 है तो इसकी वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन भी a और b की फॉर्म में है। तो अगर ऑप्शन भी a और b की फॉर्म में तो फिर a और b को अगर आप कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन सेम चीज आपको ऑप्शन में भी डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैं a और b को हाफ हाफ डाल सकता हूँ, तो क्योंकि हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। अब सेम चीज मैं यहाँ पे डाल दूं तो ये बन गया 1/हाफ का स्क्वायर प्लस 1/हाफ का स्क्वायर प्लस 2/हाफ इंटू हाफ। तो देखेंगे अगर आप तो जो डेनोमिनेटर है वो अपना सब में बराबर हो जाएगा 1/4, बिकॉज 1/2 स्क्वायर भी 1/4, 1/2 स्क्वायर भी 1/4
और यहां पर भी 1/4, तो ऊपर में आ गया 1 + 1 + 2, दैट इज 4 डिवाइड बाई 1/4, दैट इज इक्वल टू, ये 1/4 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 4 इक्वल टू 16, तो यहाँ आ गया 16। अब सेम आप ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में जब आप ए और बी को 1/2 डालेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो 4 × 4 16, तो ऊपर जाएगा तो ये 16 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी और ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें नहीं आएगा। तो यह तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसको अपन थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं। 1/a के होल स्क्वायर को मैंने लिखा 1/a का होल स्क्वायर, 1/b के स्क्वायर को लिखा मैंने 1/b का होल स्क्वायर, और ये जो 2/ab है इसको मैंने लिखा 2 × 1/a × 1/b। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy दैट इज इक्वल टू x + y का होल स्क्वायर, तो ये अपने पास बन गया 1/a + 1/b का होल स्क्वायर। अब यहां पे मैं चाहूं तो a + b की वैल्यू पुट कर सकता हूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूं तो ए बी एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ गया b + a का होल स्क्वायर, और b + a 1 के बराबर दे रखा है, तो ये बन गया 1/ab का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/a² × b स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो दोनों ही तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है इफ 10a = 5/7 देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए 10a 5/7 दे रखा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। फिर से दो तरीके, एक तो यहाँ पे आप चाहो तो साइन और कोस डाल सकते हो, जैसे जब कभी भी अपन को इस तरीके से 10a दे रखा हो और साइन और कोस रेशियो में हो, जहां पे ऊपर नीचे पावर बराबर हो, तो 10 होता है साइन a बाय कोस a, दिस इज इक्वल टू 5/7। तो यहां पे अपन डायरेक्ट साइन की वैल्यू 5 और कोस की वैल्यू 7 डाल सकते हैं। वैसे तो ये डालना एकदम इलीगल काम है। क्यों इलीगल काम है? क्योंकि साइन और कोस कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यहां पे अपन डाल रहे हैं। ये अपन इसलिए डाल सकते हैं बिकॉज ऊपर नीचे रेशियो बराबर है, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए साइन की जगह मैंने 5 डाला, 7 × 5, और कोस की जगह 7 डाला, तो 3 × 7 डिवाइड बाय 7 × 5 प्लस 3 × 7, और ये +4, तो 7 पंजे 35, 35 - 21 अगर आप करेंगे तो 14 डिवाइड बाय 7 पंजे 35, 35 + 21 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 56, 14 का 4 बार में +4, तो 1/4 + 4 दैट इज इक्वल टू 4 1/4, ऑप्शन नंबर 1। तो यहां पे आप देखिए ऐसा कर क्यों दिया अपन ने, क्योंकि ऊपर नीचे वो कैंसिल आउट हो जाता। अगर आप यहाँ पे जैसे साइन को जब कभी भी रेशियो में अपन को चीजें लिखनी हो तो फिर अपन एक वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे कि x बोले, तो यहाँ पे सही तरीका तो क्या है कि मेरे को साइन a = 5x डालना था और कोस a = 7x डालना था। सही तरीका तो यही है, लेकिन जब मैं ऐसा करूंगा तो x कॉमन आ जाएगा और वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वजह से अपन ने डायरेक्ट डाल दिया। लेकिन यही अगर अभी ये सब्जेक्टिव पेपर होता तो फिर उसमें अपन ये काम नहीं कर सकते थे, बिकॉज वो इलीगल काम है। लेकिन ऑब्जेक्टिव है, किसको पता नहीं चल रहा अपन ने पीछे क्या किया, मेन आंसर लाना है, आंसर आ गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन आईपीएल मैचेस बाय 4 इंडियन बैट्समैन इन ए पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ पे आप देखिए एक टेबल अपन को दे रखी है जो कि 4 अलग अलग प्लेयर के द्वारा नंबर ऑफ रन्स बता रहा है पूरे एक साल के अंदर। क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय ऑल 4 बैट्समैन। तो टोटल नंबर ऑफ रन कितने होंगे चारों बैट्समैन के द्वारा, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो एक बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना, इन चारों को बस ऐड करना है, जो कि हर कोई कर सकता है। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 800 + 1200 हो गया 2000, 2000 + 600 2600, 2600 + 600 हो गया अपने पास 3200, और ये हो गया 70, तो 3270। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। एक बड़ा ही आसान सवाल है। What is the volume in cubic units of a cylinder with a height equal to the diameter and radius is 4 units। तो देखिए अपन को सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है और बोला जा रहा है कि जो हाइट है वो उसके डायमीटर के बराबर है, मतलब जो बेस का डायमीटर है, और रेडियस दे दी। तो रेडियस तो अपन को दे दी 4 यूनिट, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर इक्वल टू होता है 2 टाइम्स रेडियस, तो 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8, तो डायमीटर हो जाएगा 8 यूनिट्स, और हाइट जो है वो डायमीटर के बराबर है, तो हाइट भी अपने पास आ जाएगी 8 यूनिट्स। अब वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? वो होता है πr²h। पाई को पाई रहने दीजिए बिकॉज सारे ऑप्शन में पाई वैसे ही है। रेडियस है 4 के बराबर, तो 4 का स्क्वायर, और हाइट है 8 के बराबर, तो ये 4 का स्क्वायर 16, 16 × 8 128, तो ये आ गया 128 पाई, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं अर्पित अग्रवाल मैथ्स के नाम से। और इसके अलावा telegram.me/SSC मैथ्स बाय अर्पित, SSC मैथ्स बाय अर्पित, इस पे भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे SSC मैथ्स बाय अर्पित पे आप डाउट भी पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।